चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग का टॉपिक शुरू हो गया था फ्रिक्शन। चलिए बताइए, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन किसे अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। कोई भी बच्चा भूल के ये ना बोले रिलेटिव मोशन को नहीं, मोशन को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं कि कैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वो रिलेटिव मोशन को ही अरेस्ट करता है। अब मान लो ये एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं ना, एयरपोर्ट वगैरह पे रहता है जिसमें सामान रख देते हैं, वो चलते रहता है। अब इसके ऊपर अभी ये जो है ना कन्वेयर बेल्ट, ये स्टेशनरी था। इसके ऊपर ये मेरा बैग रखा हुआ है, ये भी स्टेशनरी है। जब कन्वेयर बेल्ट स्टेशनरी है तो वो भी स्टेशनरी होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हमारा कन्वेयर बेल्ट जो है ना वो चलने लगता है। और जब कन्वेयर बेल्ट चलता है तो उसके ऊपर रखा हुआ बैग क्या वहीं का वहीं रह जाता है? नहीं। इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये हमारा ये ट्रॉली बैग है ना, ये भी आगे की तरफ चलने लगता है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, अरे ये तो मोशन करवा दिया उसने। या मोशन किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण मोशन हो रहा है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो क्या ये बैग मूव करता? नहीं मूव करता। तो फ्रिक्शन के कारण तो मोशन हो रहा है, इसीलिए हमको क्या बोलना है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव मोशन को कैसे इसने अपोज किया। ये जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट का ये वाला जो पोर्शन है, ये बैग उसके साथ कांटेक्ट में था। ये पोर्शन आगे गया तो देखो बैग भी आगे गया, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं। इसने किसको अरेस्ट किया? रिलेटिव मोशन को। इसने रिलेटिव मोशन नहीं होने दिया। भाई अगर ये वाला पार्ट सामने जा रहा है इसका, कन्वेयर बेल्ट का, तो बैग भी उसी के साथ आगे चला गया। तो रिलेटिव मोशन यहाँ पे होने नहीं देता है। इसीलिए आप लोग क्या बोलेंगे कि किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। हमेशा ये चीज याद रखना है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसके बाद फिर हमने इसके बारे में कुछ और चीजें देखी थी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद ही वो मूव करती है। तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स हमने लगाया है, तब तक की बॉडी मूव नहीं की। तो वो बॉडी मूव क्यों नहीं की? क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे उस फोर्स को देख लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा टेबल है, उसके ऊपर ये बॉडी है। ये बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, अप टू 50 न्यूटन। जैसे ही 50 न्यूटन लगाया तब ये आगे चलना शुरू की। तो 50 न्यूटन तक के ये नहीं आगे मूव की है, इसका मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो जब भी बॉडी स्टेशनरी होती है, रेस्ट कंडीशन में, उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बाद बॉडी चलना शुरू कर देती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रिएक्शन फोर्स के ऊपर। ठीक है। हाँ। क्या फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के कलर पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पे। क्या फ्रिक्शनल फोर्स मेरे मूड पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रिएक्शन फोर्स। ये आप बोलो, क्या फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है आज कौन सा डे है, आज क्या वेदर है? नहीं। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ वेदर, सॉरी, सिर्फ रिएक्शन के ऊपर। सॉरी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेरे पास ना एक बॉडी है। ये जो बॉडी है उसका शेप कुछ इस तरीके से है। यहाँ का जो एरिया है और यहाँ का जो एरिया है, दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ का एरिया ए है तो यहाँ का एरिया 4A है नीचे का। समझ लो ये एक सर्कुलर कोई डिस्क है, टाइप का है ये, ऐसा थिक है। ऊपर में भी ये इस तरीके का कुछ सर्कुलर निकला हुआ है। अब सोचो, इसको मैंने ना किसी और दूसरे प्लेन के ऊपर रख दिया। यहाँ पे इसको मैंने रख दिया इस प्लेन के ऊपर। पहले इसको ऐसे रखा, उसके बाद इसको मैंने अपसाइड डाउन रख दिया। अब मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। इसको इधर मूव करने के लिए मुझको 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा था। ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको इधर मूव करना चाहता हूं, तो बताओ अभी कितना फोर्स लगेगा? ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, इक्वल लगेगा, या कितना कम लगेगा, या कितना ज्यादा लगेगा? बॉडी वही है, बस उसको मैंने अपसाइड डाउन कर दिया हूं। सोचो, यहां जो नीचे का जो एरिया है,
वो 4 टाइम्स यहाँ ऊपर वाले एरिया से है। यहाँ नीचे जो एरिया है वो ए है, ऊपर में 4a है। सोचो। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर 1 सबने सोच लिया। किसको लग रहा है कि फोर्स ज्यादा लगेगा? रेज योर हैंड्स। ऐसे ऐसे रेज करते हैं पूरा ऊपर तक। हाँ चलो, एक बच्चे को लग रहा है। दूसरा, फोर्स कम लगेगा, अब एरिया कम हो गया। कितनों को लग रहा है? 3 बच्चों। और तीसरा, इक्वल फोर्स लगेगा। भाई हमको अपना जो फील हो रहा है वो बताना है, जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई आप लॉजिक लगाएं। जो फील हो रहा है, चलो इक्वल लग रहा है, कौन बोल रहा है? एक दो, बस 2 लोग। और जिनका कोई ओपिनियन नहीं है। फील क्या हो रहा है आपको? क्या होगा? सेकंड फील हो रहा है कि फोर्स कम लगेगा। अभी देखो, मैं आपको 8-10 बार रिपीट करवाया था। क्या फ्रिक्शनल फोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या फ्रिक्शनल फोर्स आज के वेदर पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं। मैंने आपको बोला है सिर्फ रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? रिएक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कांस्टेंट। अब देखो, रिएक्शन फोर्स, इस बॉडी का जो मास है m है, तो इसके कारण इस पे नीचे की तरफ कितना आएगा? mg। तो रिएक्शन कितना मिलेगा? r। अभी क्या इसका मास चेंज हो गया क्या? नहीं। तो अभी भी इसका मास के कारण इसके ऊपर mg नीचे लगेगा, तो रिएक्शन कितना आएगा? r। जब रिएक्शन ही चेंज नहीं हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बोला था उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तुक्का लगाए थे कि ऐसे सोचे थे? हाँ, इसके बाद मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था ये चीज, आगे जाके किसी पेज में मैंने लिखवाई है ये चीज। The value of mu s and mu k for two bodies in contact is independent of the apparent contact area and depends on the nature of the material of the surface in contact and the roughness. म्यू एस म्यू के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करेगी। सरफेस चेंज करोगे तो हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इस ब्लॉक को मैं अगर इस ब्लॉक को पहले अगर रफ प्लेन पे रखूं फिर स्मूथ प्लेन पे रखूं तो इसको लगने वाला फोर्स ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, हमारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। उसके बाद काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या एरिया चेंज करूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। वो भी हमेशा किसके इक्वल रहता है? म्यू के इंटू आर के। और म्यू के क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो इतनी चीजें हमको समझ में आ गई थी। अब एक बात बताओ, गाड़ी चलती है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगता है कि जब गाड़ी स्टेशनरी होती है तब उसमें ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली स्टेशनरी रहती है तो उसको ना मोशन में लाने में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, जो अपोज कर रहा होता है, वो ज्यादा होता है। और जब गाड़ी चलने लगती है ना तो उसके ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाला एक क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो ब्लॉक है ना, ये है आपका 8 kg का। यहां से हमने एक रस्सी बांधी, यहाँ पे एक पुली है, ये रस्सी नीचे लटक रही है, और ये जो मास है ये है 5 kg का। अब जैसे ही मैं इसको हाथ हटाऊंगा इसके नीचे से, आपको लगता है ये नीचे आना शुरू कर देगा? बिल्कुल ये नीचे आएगा। अभी कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, एकदम स्मूथ है यहाँ पे। तो क्या होगा? इसका जो मास है वो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा? mg, या 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। अब इस बॉडी पे देखो, नीचे 50 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे आएगा टेंशन T। तो इस बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा है T। इसका मतलब T की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। गलत। इसको जैसे ही हाथ हटाओगे तो ये नीचे आना शुरू कर देगा ना। मैंने बताया कि कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है,
अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जैसे ही मैं इसके नीचे से हाथ हटाऊंगा ये नीचे आना शुरू कर देगा, मतलब इसके असलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, 50 माइनस टी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ये 50 न्यूटन फोर्स ज्यादा होगा टी से, तभी तो नीचे आ पाएगा। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखा 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5a मास इंटू असलरेशन। उसका मास 5 kg था, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, तो जो टेंशन यहाँ पे टी वही टेंशन यहाँ पे टी। अब देखो ये भी किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ये देखो, अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं। इसके लिए अगर आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो उस डायरेक्शन में ये फोर्स दिख रहा है, पीछे की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, T इज इक्वल्स टू, नेट फोर्स तो इतने ही है, मास इंटू असलरेशन 8 इंटू ए। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना दिख रहा है आपको, एक ही तो दिख रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या लिख दिया, T इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके जस्ट नीचे में उसको लिख देता हूं, T इज इक्वल्स टू 8a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 इज इक्वल्स टू 13a, यहां से a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 50/13, हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि असलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। अगर असलरेशन की वैल्यू इतनी है तो आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पे पुट कर देना वापस से, आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाओ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि यहाँ पे ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है 3 kg की, और यहाँ पे हमने एक धागा बांधा है, स्ट्रिंग यहाँ पे बांधी है हमने। उस स्ट्रिंग से नीचे एक और दूसरा मास जो है वो अटैच्ड है, यहाँ पे ये दूसरा मास अटैच्ड है, ये मास है 3 kg का। अब जैसे ही मैं इसके नीचे यहाँ पे देखो मैंने एक ना सपोर्ट लगा के रखा था, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लगा के रखा हुआ है मैंने, जैसे ही सपोर्ट को मैं हटाऊंगा यहां से तो बताओ क्या होगा। पहली चीज तो क्या होगा भाई, सपोर्ट हट गया तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो एक सर्टेन असलरेशन से नीचे आएगा। तो अब आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देगा, सबसे पहले इसके ऊपर दिखाई देगा नीचे की तरफ 3 इंटू 10 न्यूटन mg, और इसमें ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा, टेंशन T, इसमें इस तरफ दिखाई देगा टेंशन T। तो चलो असलरेशन की वैल्यू बताओ, दो इक्वेशन लिखो, फटाफट फटाफट सॉल्व करके बताओ। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। बच्चे इतना तो समझ गए कि ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब असलरेशन नीचे की तरफ है। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम जब हमने बनाया तो दो ही फोर्स दिख रहे हैं, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। हाँ चलो अब देखते हैं इसको। इसके लिए मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a, क्योंकि इसका मास है 3 इंटू असलरेशन। और उसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा ना तो वो इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल्स टू, अच्छा दोनों 3 kg के लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए क्या हो जाएगा 3a, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया तो यहां से मुझको मिल जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 6a, यानी कि असलरेशन क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी है, दो इक्वेशन बनाना है, उसमें से एक अननोन मिल जाएगा, और जैसे ही असलरेशन मिला उसको यहां पे मैंने पुट कर दिया तो मुझको टेंशन की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 न्यूटन। असलरेशन हमारा ऑलरेडी कितना आया था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वहां पुट करने पे 15 न्यूटन आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग बनाते थे। अब हमको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन में ना फ्रिक्शन भी आ गया है। क्या इस बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगा, ये तो कहीं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, और क्वेश्चन में लिखा भी होगा, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो हमको इसमें क्या मानना है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या उस ट्रॉली पे फ्रिक्शन लगेगा, हाँ वो एक देखो रफ सरफेस के ऊपर वो मूव करने वाली, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगने वाला है।
एक बात बताओ, यहाँ पे मोशन कैसा होगा? कौन आगे पीछे जाएगा, कौन ऊपर नीचे जाएगा? 3 kg नीचे जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? ये ट्रॉली भी इस साइड खिंचा जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, सॉल्व आप लोग करोगे। इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 3 × 10, यानी कि कितना? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे एक टेंशन आ जाएगा टी, उसके कारण यहाँ पे भी सेम टेंशन आएगा टी। अब ये वाली हमारी बॉडी है, अभी तक के फ्रिक्शन कांटेक्ट नहीं आया था हमारा अभी तक के, लेकिन इसके ऊपर फ्रिक्शन लगने वाला है। ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, तो इसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी उधर जाएगी तो फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो इस बॉडी के ऊपर देखो, अब दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स जो इसको खींचना चाह रहा है, और दूसरा फोर्स जो इस बॉडी को इस तरफ खींच रहा है ताकि ये आगे ना जाए। तो पिछले केस में हमने सिर्फ टी लिया था, इस बार हमको ये वाला फोर्स भी लेना पड़ेगा। ठीक है। और बॉडी में देखो क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन फिगर। If the coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04, what is the tension in the string? तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.04, और आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? रिएक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रिएक्शन निकाल सकते हैं। इस बॉडी के लिए रिएक्शन कितना होगा? रिएक्शन फोर्स इस बॉडी का m इंटू जी नीचे लगेगा, कितना होगा वो? 20 × 10, यानी कि 200 न्यूटन। तो इसके ऊपर रिएक्शन भी कितना लगेगा? इक्वल और अपोजिट। तो इसमें रिएक्शन फोर्स कितना आएगा? वही 200 न्यूटन, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो, इस बॉडी का मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं 3 kg वाली का। तो इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है 30 न्यूटन, और टी उधर लग रहा है, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? डाउनवर्ड। एक ही तो तरीका है, ये ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो सिंपल ट्रॉली है, कोई कार ट्रक नहीं है जो उसको खींच ले, ट्रॉली है। तो यही नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये। तो मैं क्या लिखूंगा? 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं ना, इसलिए उसका मास मैंने लिया। अब ऊपर वाले के लिए देखो, मैं लिखता हूं इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है इस डायरेक्शन में टी, भाई ये भी तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना ट्रॉली, तो टी बड़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होगा? टी बड़ा होगा, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स, वो भी काइनेटिक वाली, बस दो ही फोर्स है, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालोगे आप लोग? फॉर्मूला है इसका हमारे पास, म्यू के इंटू आर। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं टी माइनस म्यू के इंटू रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 20a। तो इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस 0.04 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 20a, या टी माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू 20a। 4 2 8। दो जीरो इसके पास थे, उसने डेसिमल के बाद ये दो उसको उड़ा दिया। तो देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। टी से टी कट जाएगा, और एक ही टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, जहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है। समझ में आया ना कि कैसे हम लोगों ने इक्वेशंस लिखी हैं? जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से बोलेगा, तो मैं फिर से बता दूंगा। रीमा, तान्या, आप लोग को भी अटेंटिव रहना है, आपको आंसर देना है जैसे आंसर आ जाता है। यस सर। हाँ बच्चे। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों हमने उठाई, टी से टी कट गया, और क्या बचेगा? 30 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 23a। तो जैसे ही हमने किया इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिलेगा
30 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 23a। तो यहां से हमको असलरेशन कितना मिल गया, 30/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 30 माइनस 8 सॉरी 22 यहाँ पे लिख लेंगे 22 डिवाइडेड बाई 23 यानी कि कैलकुलेट भी कर लिए, वेरी गुड। तो असलरेशन की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, असलरेशन इज इक्वल्स टू 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा क्या इसने, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये इक्वेशन है यार, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू। यहां से मैं टेंशन को क्या लिख सकता हूं, T इज इक्वल्स टू, टी को इधर लाया तो पॉजिटिव हो गया, 3a को उस साइड ले गया, तो T इज इक्वल्स टू 30, ये उस साइड जाके निगेटिव हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0.95, ये तो ऑलमोस्ट 3 के बराबर ही आएगा, 3 इंटू 0.95। तो टेंशन कितना आ जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग समथिंग न्यूटन आया था इतना। देखो असलरेशन आ गया है, अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, असलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो आपको टेंशन मिल जाएगा। खत्म ये वाला क्वेश्चन। कुछ दिक्कत है? हाँ, तो ये 26 पॉइंट समथिंग ना, ये निकालना है, कितना जाएगा ये देखो, 0.05 भी कम है ना, तो ये 26.85 आ जाएगा, क्योंकि 0.05 कम है ना, 3 बार वो भी, इसीलिए 26.85। चलो अगला क्वेश्चन है ये, दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास है 10 kg एंड 25 kg आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है जिसमें ना, जो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, उसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे दो मासेस हैं, ये डायग्राम मुझको कंप्लीट बनाते नहीं बना, टाइम नहीं था, इसलिए हमको इसको क्या है, एक रस्सी से जोड़ देना है, एक स्ट्रिंग से। और आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कौन सा 10 kg का है और कौन सा 25 kg का है, देख के बता सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसमें लिख लेना आप लोग, 25 kg का है, ये 10 kg का है। ये दोनों ना एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधे हुए थे, ये इस तरीके से, और इसके नीचे मैंने ना एक सपोर्ट लगा के रखा हुआ था अभी, जिसको मैं हटाने वाला हूं। तो ये बहुत आराम से इस तरीके से रखे हुए थे, ये यहाँ पे टच हो रहा है, हवा में नहीं है ना। अब मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा, सोचो इसमें क्या होगा, ये नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा, इसको ऊपर खींच लेगा, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऑब्वियसली यही नीचे आएगा और इसको अपने साथ खींच लेगा। तो कोई बच्चा बोलेगा तो नहीं सर असलरेशन आपने नीचे ही क्यों एज्यूम कर लिया। लिख देता हूं मैं कि असलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जैसे ही हम इस सपोर्ट को हटाएंगे, हटा दिए। अब आप लोग एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, two blocks of masses 10 kg and 25 kg are connected by an ideal string passing over pulley. The block of mass 10 kg is free to slide. हाँ, वो एक रैंप पे रखा हुआ है और स्लाइड करने के लिए फ्री है। On a surface inclined at an angle of 30 डिग्री, ये एंगल भी आप लोगों को दिया हुआ है, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। With the horizontal, whereas 25 kg block hangs freely, वो लटक रहा है freely. Find the acceleration of the system and tension T in the string. एक बार मैं चाहता हूं आप लोग ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो, इसके ऊपर फ्रिक्शन विक्शन का डायग्राम आप लोग को डायरेक्शन बताना है, उसके बाद फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही। हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हवा में बना लेते हैं, ताकि फ्रिक्शन विक्शन का डायरेक्शन हमको सही से बनाते बन जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले एक रैंप बना लिया, ये वाला, उसके बाद यहाँ पे इस ब्लॉक को दिखा दूंगा, ये वाला ब्लॉक ऐसा, और ये वाला ब्लॉक ऐसा। बस इतना ही बनाना है हमको, पूरा जोड़ जोड़ के नहीं दिखाना है। इसमें दिखा देंगे हम लोग, दिख रहा है भैया टेंशन टी ऊपर की तरफ, और नीचे कितना लगेगा 25 जी, तो मैं सीधा 250 लिख दूं, क्योंकि जी की वैल्यू दिया नहीं है तो हम इसको 10 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ 250 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है। और असलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो इसके लिए इक्वेशन लिखना कितना इजी है, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू
मास इंटू असलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। मास कितना है 25 किलोग्राम। तो इसके लिए तो इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, 250 माइनस टी इज इक्वल्स टू 25A। ये हमारी पहली इक्वेशन हमको बहुत इजीली मिल गई, क्योंकि वो ना फ्रीली हैंग कर रहा है, उसमें कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं। अब दूसरा वाला ब्लॉक पे गौर फरमाओ। सबसे पहला इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, mg। और mg किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड। उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो सर डाउनवर्ड ही लगने वाला है। तो देखो ये हमारा फोर्स लग रहा है कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने इतना बड़ा फोर्स आपको दिखा दिया mg। बाद में m की जगह लिख लेंगे जो भी है tan वेन। अभी mg हम लोगों ने लिख लिया। अब जो भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई बॉडी होती है, उसके लिए जो फोर्सेस लग रहे हैं हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन हमको पता होनी चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग दिस प्लेन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। और वाई एक्सिस कौन सा होता है, इसी के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो। उसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। जो एंगल प्लेन का होता है 30 डिग्री, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60। तो देखो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये देखो अल्टरनेट एंगल, ये भी 60 तो ये भी 60। और ये तो पूरा 90 है, अगर ये 60 है तो ये कितना बच गया 30। तो बार बार ऐसा करना नहीं है यार, सीधे ये 30 है तो ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है ना, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो देखो mg के दो कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ पे हम लोग को। एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग और एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में आप लोगों को दिखा देता हूं। ये वाला कंपोनेंट को क्या नाम दूं, mg cos थीटा। हाँ आप लोग ना वैल्यू खुद से लिख लेना 30/30। और यहाँ पे साइन वाला कंपोनेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे की तरफ। ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या इसके ऊपर सारे फोर्सेस मैंने बना लिए, अभी भी दो फोर्स बाकी हैं। एक तो स्ट्रिंग बंधी हुई है तो एक टेंशन आएगा, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ टी। और एक और फोर्स आने वाला है, फ्रिक्शन। ब्लॉक किधर जा रहा है, ब्लॉक की इच्छा है वो इधर जाए, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी पता है क्या है, इस तरफ है। ये देखो बिल्कुल इस तरफ। और फ्रिक्शन की फोर्स आप लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आपको देखो म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2। और चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों का फॉर्मूला सेम है, कोफिशिएंट इनटू रिएक्शन। तो कोफिशिएंट आपको दिया है 0.2। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू। अब देखो आर की वैल्यू कौन निकाल पाता है। मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना आएगा। कैसे निकाले रिएक्शन फोर्स को, रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमको याद रखना है। रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। तो भाई सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन फोर्स। अब देखो इस डायरेक्शन में आपको एक ये फोर्स दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अरे तो रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg cos 6 जो भी 30। तो रिएक्शन फोर्स, और ये देखो इस लाइन में दो ही फोर्स दिख रहे हैं और दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे कि देखो हम लोगों ने बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए थे। जैसे कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का, और यहां से जो एंगल बना है वो है 30 न्यूटन का। और ये जो बॉडी है ना, ये खुद 5 kg की है। अगर बॉडी 5 kg की है तो नीचे 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन तो पहले से लग रहा था। लेकिन मैंने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, F यानी कि 10 cos 30। और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 10 sin 30।
अब मुझे पता है रिएक्शन फोर्स कैसा होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो भाई रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन यही होगी। अब इस लाइन पे कितने फोर्स दिख रहे हैं, 3, ये दो एक ही साइड जा रहे हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं R प्लस 10 sin 30, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में, तो इक्वल टू 50। यहां से रिएक्शन फोर्स निकाल लो। वैसे ही अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि यहाँ पे कोई एक रैंप है, इस रैंप के ऊपर ये बॉडी हमारी रखी हुई है, इस बॉडी के ऊपर लगने वाला रिएक्शन फोर्स निकालना है या नॉर्मल फोर्स निकालना है। रिएक्शन फोर्स कैसा होता है, हमेशा बॉडी के या सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ये और ये, देखो ये वाली जो डायरेक्शन है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, आएगा ही नहीं। तो ये रिएक्शन फोर्स आ गया। अब मैंने देखा नीचे की तरफ लगता है mg, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। अब इस डायग्राम को देखते रहना ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखते रहेंगे। ये देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं, 2 ही फोर्स दिख रहे हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब दोनों इक्वल होंगे। तो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अब इसको वापस से ठीक कर देते हैं। हमको ये इमेजिन करना है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोर्स हैं, तो दोनों को इक्वल और अपोजिट होना पड़ेगा। तो यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो देखो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता चल गई, mg cos थीटा के बराबर होगा। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। इस बॉडी पे देखो उस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स T, और बॉडी जा भी उसी डायरेक्शन में रही है, यानी कि T फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चलो बताते जाओ। सबसे पहले T माइनस, आगे क्या लिखूं, वेरी गुड वेरी गुड, mg sin थीटा, जो भी होगा वो आप लिखेंगे। प्लस नहीं, उसकी डायरेक्शन भी देखो इधर है ना, T के अपोजिट है, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, mg sin थीटा भी इधर लग रहा है, और T जो है वो उधर लग रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो उसके साथ भी क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस फ्रिक्शन वाला फोर्स इज इक्वल्स, ये देखो नेट फोर्स आ गया बॉडी के ऊपर। 3 ही फोर्स तो लग रहे थे, एक टेंशन वाला लग रहा था, दूसरा ये mg का साइन कंपोनेंट लग रहा था, और तीसरा फ्रिक्शन वाला। 3 के अलावा कोई चौथा फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू असलरेशन। मास कितना है उसका 10, असलरेशन कितना है उसका a। अब फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई उसका रिएक्शन, वो कितना है, mg cos थीटा के बराबर। रिएक्शन अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, तो बस ये वैल्यूज पुट कर देना, तो आपका t के टर्म्स में ये वाला इक्वेशन आएगा, और t और a के टर्म्स में ये इक्वेशन ऑलरेडी है आप लोग के पास। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन तो मुझे बताएंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा। विप्लव एक और बार बताऊं, हाँ। तो बाकी बच्चे लोग इसको क्या करो, सॉल्यूशन इसका निकालो। यहां तक के करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर किसी और को समझ में नहीं आया तो वो फिर से देखेंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा रैंप था, इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर ये एक बॉडी है। बॉडी को अगर थोड़ी देर हवा में बना लूं तो चलेगा ना, है वो जमीन पे ही, पर क्या है वहां पे कचरा ना हो इसलिए मैं हवा में दिखा रहा हूं। इसमें रस्सी बंधी थी जो इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो टेंशन की डायरेक्शन ऑब्वियसली यही होगी। वो रस्सी घूम के यहां आई थी, इस बॉडी पे ऐसे लगी हुई थी। अब देखो ये जो है अपने वजन के कारण नीचे जा रहा है, इसीलिए ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अरे 25 केजी का है ये, और ये 10 केजी का, तो ऑब्वियसली यही नीचे की तरफ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो असलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे। और जब ये नीचे जाएगा तो ये रस्सी में एक टेंशन आएगा, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। इसका खुद का मास कितना है 25, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो mg कितना हो जाएगा 25 इंटू 10, यानी कि 250 न्यूटन। तो ये वाला जो हमारा मास यहाँ पे लटक रहा है, ये वाला
ये 25 केजी का, इसमें नीचे लग रहा था mg, ऊपर लग रहा था t, और ये जा रहा है नीचे की तरफ। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दिया, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हो गया पहला इक्वेशन। तो अब देखो, जब ये वाली बॉडी उस तरफ को जाएगी तो इसमें फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? इस तरफ को आएगा। तो मैं यहां बनाने से अच्छा यहीं पे बना देता हूं ना, ऐसा डायरेक्शन तो सेम है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगने वाला है, और देखो इसका mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ। अब देखो ये वाले फोर्सेस अलग लाइन में चल रहे हैं, ये अलग लाइन में चल रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे फोर्सेस को एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लेके आना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा? इस mg के दो कंपोनेंट लूंगा। एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस, तो देखो इसके अलोंग सारे फोर्सेस मिल जाएंगे, और दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर। तो देखो यहां अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमेशा क्या होता है? थीटा। mg का इससे थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। और mg इससे एंगल नहीं बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। और मुझे पता है कि कोई भी बॉडी जब किसी सरफेस पे रखी होती है तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। बस सारे फोर्सेस हम लोगों ने लिख लिए। अब इस बॉडी के इस डायरेक्शन पे जरा ध्यान दो। इस डायरेक्शन में आपको 1 2 3 फोर्स दिख रहे हैं। पता है मैं इसी डायरेक्शन के फोर्सेस को क्यों यहां पे कंसीडर कर रहा हूं? क्योंकि बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए मैं इन तीनों फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं। बॉडी इधर मूव कर रही है, मतलब टी की वैल्यू ज्यादा है। ये दोनों की वैल्यू मिलके भी उतनी नहीं है कि टी को रोक पाए, बॉडी उधर चली गई। यानी कि टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 10 केजी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया 10 इंटू ए। तो देखो ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। पर दूसरी इक्वेशन में तो और भी अननोन्स दिख रहे हैं, जहां पे टी को तो हमको निकालना है। ये है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला है? म्यू इंटू आर, एक ही तो फॉर्मूला है। तो म्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू हम, ये लाइन को देखो, इस लाइन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? जिस लाइन में आर है, जिस लाइन में आर है उसमें कितने फोर्स है? दो ही फोर्स है, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के लिए ये और ये तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। क्या हमारा ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ना इक्वल होंगे, इसीलिए। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg cos थीटा। इसके बाद हम लोग जितने क्वेश्चन बनाएंगे ना, देखना उसमें सब में यही रिपीट होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। रिएक्शन कितना, एक टाइम के बाद आप बोलोगे अरे निकालो मत सर, मुझे फॉर्मूला याद है mg cos थीटा। कितनी बार वो यूज होने वाला है। किस फोर्स के कारण कोई ब्लॉक नीचे ऊपर जाता है, तो फिर आप बताओगे mg sin थीटा। तो देखो यहाँ पे ये सारे फोर्सेस हमको दिख गए। यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप? म्यू इंटू आर, और आर कितना है? mg cos थीटा। एम पता है, जी पता है, थीटा पता है, वैल्यूज पुट करते। किसी का आंसर आया? तो देखो टी माइनस ये दिया है 0.2 इंटू एम इंटू जी इंटू कितना था? साइन कॉस, कॉस 30 माइनस इसका मास कितना है? 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन 30 इज इक्वल्स टू 10a। क्या इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? cos 30 कितना होता है? √3/2, साइन 30 1/2। तो इसमें वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन भी t और a के टर्म्स में आ जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो t माइनस ये है 0.2 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा? 4, सॉरी 100 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? ये 100 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 20 इंटू √3/2 माइनस ये है 100
100 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 10a। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स, ये होता है 1.7, तो ये हो जाएगा 17 और ये -50, तो ये कितना हो जाएगा -67। तो अल्टीमेटली इसमें हमको मिलने वाला है t-67 इज इक्वल्स टू 10a। क्या इतना ही आया आप लोग का? देखो यहाँ पे देखो, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 तो कितना हो गया 20। cos 30 कितना होता है √3/2। अब 2 से ये 10 बन जाएगा और 10 इंटू √3 ये होता है 1.7, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.7 17 हो जाएगा। ठीक बोल रहा हूँ? उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 तो कितना बन जाएगा ये 50। तो -17 -50 कितना हो जाएगा -67 इज इक्वल्स टू ये। तो ये हमारी एक इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से आप किसको निकाल लोगे? एक्सेलरेशन को निकाल लोगे। हाँ हाँ, जैसा भी करोगे आएगा तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे 17। हाँ 17.3 मैंने एक रफ वैल्यू ले लिया, 1.7325 ऐसा कुछ होता है ना, हम 1.7 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। √3 इज इक्वल्स टू, तो देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या इससे आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 250 माइनस टी इज इक्वल्स टू 25a और t माइनस 67 इज इक्वल्स टू 10a। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, t से t कट जाएगा। 250 माइनस 67 इज इक्वल्स टू 35a। 250 में से 67 गए, कितना बचेगा 183 इज इक्वल्स टू 35a। a इज इक्वल्स टू 183 अपॉन 35, 5.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारी 5.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। अब आपको स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका टेंशन आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम? फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब बना लेंगे? वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता रहता है अलग अलग स्कूल्स में। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक। अब इसको हमने ब्लॉक को क्या किया है, यहां से रस्सी से बांधा है, पुली से ऐसा खींचा है। अब यहाँ पे जब मैं नीचे खींचूंगा तो देखो इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा और ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा? देखो इसमें दो कंपोनेंट है फोर्स के, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। पता है जब तक कि ये पूरा यहां ना पहुंच जाए उसके बाद ये ऊपर आना शुरू करेगा। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे जैसे आप इसको खींचोगे ना, भाई इसका खुद का ना mg नीचे लग रहा है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा। तो ये वाला कंपोनेंट बस काम करेगा, ये धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता चला जाएगा। लेकिन जब ये पूरा यहां पहुंच जाएगा ना, तब तो भाई फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर बचा नहीं, क्योंकि रस्सी तो ऐसी हो चुकी होगी। तो जितना भी अब आप फोर्स लगाओगे ना, तो अब ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस वाली चीज है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 2.2 किलोग्राम। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.2 किलोग्राम। ठीक है, अच्छी बात। इज असलरेटेड अक्रॉस अ रफ सरफेस। इसको असलरेट किया जा रहा है। असलरेट कैसे हो सकता है? जब उसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स। बिना फोर्स के कोई असलरेशन नहीं है। हमें पता है इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। असलरेशन है मतलब फोर्स भी होगा। ठीक है। Light cord passing over a small plate as shown in figure. The tension T in the cord is maintained at 10 न्यूटन। टेंशन T आपको दे रखा है। अगर टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन है यहाँ पे, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन, तो यहाँ पे कितना होगा? 10 न्यूटन। वाओ, आपको देखो फोर्स दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अगली चीज क्या बोल रहा है?
the tension T in the cord is maintained at 10 Newton and the pulley is 0.1 meter above the top of block. पुली जो है वो कितनी ऊपर है? 0.1 मीटर ऊपर है। तो देखो ये वाली हाइट आपको दे रखी है कितनी, ये यहां से लेके यहां तक के 0.1 मीटर। पुली जो है ब्लॉक से 0.1 मीटर ऊपर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 0.100 लिखा था, मैंने 00 को हटा लिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन x इज इक्वल टू दिस मच। x क्या है यहाँ पे? ये वाली डिस्टेंस। तो देखो आपको x दिया हुआ है, ये भी कितना है? 0.1। देखो एक ट्राइंगल सा आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? इस ट्राइंगल का ये वाला साइड भी 0.1 है, ये वाला साइड भी 0.1 है, क्योंकि इसने ना फोर्स का आपको एंगल नहीं दिया है। हर बार क्या होता था? फोर्स का आपको एंगल गिवन होता था, इस बार एंगल नहीं पता, इसलिए वो चाह रहा है आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। तो हम लोग लगा सकते हैं। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? क्या लें? tan लेंगे, क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या लेना चाहिए हमको? tan। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर है वही बेस है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, यानी कि थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो यहां हम कंक्लूजन पे पहुंच गए, एंगल तो 45 डिग्री भाई। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन x इज इक्वल्स टू दिस मच। चलो ट्राई करो इसको। दो मिनट का टाइम है, आप लोग कोशिश करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। घर जाके सारे ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर बन रहे हैं तो ही आप सीख रहे हो, अदरवाइज फिर बाद में ना कुछ समझ में नहीं आता है। आधे घंटे का समय लगता है, उससे ज्यादा नहीं। तो देखो ये भी है 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर है, और ये भी 0.1 मीटर है। टेंशन की वैल्यू है 10 न्यूटन, यानी कि यहां पे लग रहा है क्या? 10 न्यूटन। यहां पे मुझको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। अगर ये वाला एंगल चाहिए तो मैंने लगा दिया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि थीटा यहां से कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और थीटा की 45 के लिए होता है 1। तो हमारे पास थीटा तो आ गया। अब इस पूरे सिस्टम को बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ऐसा एक फोर्स है टी, इसको मैं अब 10 न्यूटन लिख देता हूं ना, जब मुझे वैल्यू पता है। और वो कितने एंगल पे लग रहा है? 45 डिग्री पे। अच्छा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता है आप लोगों को? अभी मैंने बताया किधर जाएगा, वो आगे आएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया नीचे mg लग रहा है ना, तो उसको ऊपर जाने नहीं देगा। ये ब्लॉक ना सिर्फ आगे सरकता हुआ आ जाएगा। सरकता हुआ आएगा मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी तो यही है। कॉमन सेंस। अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है आपको। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जो भी इंक्लाइंड फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट आपको बनाना है। एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला। मैं किस कंपोनेंट पे फोकस करूंगा, ये y वाला कि x वाला? x वाला। क्यों x वाले पे फोकस है? भाई मोशन उसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन का फोर्स निकालो, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसीलिए तू कुछ भी रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये है मेरे काम का। ये कितना हो जाएगा? tan cos 45। क्या ये डायग्राम कंप्लीट हो गया?
क्या बचा हुआ है अभी? फ्रिक्शन बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4। तो बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? कोफिशिएंट इनटू रिएक्शन, दैट्स इट। अब यहां पे आप लोगों को निकालना पड़ेगा रिएक्शन फोर्स की वैल्यू। तो देखो इस साइड लग रहा है क्या हमारा? फ्रिक्शनल फोर्स। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट दिया है 0.5। अब हमको निकालना है आर। कितना होगा आर? अच्छा, आर किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड लगेगा, क्योंकि हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगता है वो। तो ये हमारा ब्लॉक है, इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है रिएक्शन। बस एक ही फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में? नहीं, एक और है। कौन सा है वो? 10 साइन 45। ये भूल क्यों रहे हो? ये देखो बना के रखा है मैंने। क्या बस यही दो फोर्स लग रहे हैं? एमजी भी तो लग रहा है। एमजी को कैसे भूल सकते हैं? जिसका कोई नहीं होता उसका एमजी होता है, और एमजी हमेशा होता है। तो देखो नीचे की तरफ लग रहा है एमजी। एमजी पता है, क्या रिएक्शन नहीं निकल जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये दोनों एक ही साइड जा रहे हैं। तो आर प्लस 10 sin 45, ये दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसको इक्वल टू के उस साइड लिख दो। मास कितना है इसका? 2.2 इंटू 10 लिख देता हूं मैं, जी की वैल्यू। तो यहां से हमको आर की वैल्यू पता चल गई। ये हो जाएगा 22 प्लस sin 45 कितना होता है? 1/√2। तो 10/√2 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, -10/√2। √2 कितना होता है? हाँ, लेकिन एक चीज आप लोगों को ना यहाँ पे याद रखनी है। वो क्या चीज आपको याद रखनी है? जैसे अगर आप ऐसा लिखोगे ना 1/√2, अगर आप इसको ऐसा लिखोगे 1.414, तो इसको ना डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम सीधे इस वैल्यू को याद रखेंगे। 1/√2 की जगह पे क्या लिख देंगे? 0.707। खत्म। आप लोग कैलकुलेटर में करके देख लेना, √2 की जगह पे क्या लिखोगे? 1.414। फिर डिवाइड करके देखना, अल्टीमेटली आना कितना? यही जेम्स बॉन्ड का नंबर 0.707। तो यहां पे भी जो मुझको 1/√2 दिख रहा है उसकी जगह पे क्या लिखूंगा? 0.707। वो 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 7.07। कितना इजी हो गया। तो 1/√2 को क्या लिखेंगे हम लोग हमेशा? 0.707। 1/√2 को ना कई बच्चे बोलते हैं सर √2 तो 1.414 होता है। अरे भाई √2 1.414 होता है, 1/√2 की वैल्यू में बता रहा हूँ। हाँ, मैं इसको इधर लेके आया हूं। अरे ये प्लस है ना, sin 45 कितना होता है? 1/√2। तो कितना हो जाएगा? 10/√2। अब ये पूरा इधर जाएगा, तो ये प्लस था तो माइनस नहीं हो जाएगा 10/√2? मैं फिर से कर देता हूं। ये देखो r प्लस 10 × 1/√2 इज इक्वल्स टू 22। अब इस पूरे को उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा, पर उससे पहले 1/√2 कितना होता है? 0.707। मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना बन जाएगा? 7.07। तो r प्लस 7.07 इज इक्वल टू 22। अब इसको इस तरफ लाओ, माइनस। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको ना मैं 7 अज्यूम कर लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। तो कितना हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट 15। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 15। वेरी गुड। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। 15 4 जा 60। तो कितना हो जाएगा? एफ की वैल्यू 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ चुकी है 6 न्यूटन। तो देखो इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। बस
अब हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। अब इस पे देखो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में एक ये फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस? हाँ, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन कॉस 45 माइनस 6 इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, 2.2 इंटू असलरेशन। तो यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, असलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। cos 45 कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 कितना होता है 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना बन जाएगा 7.07। थोड़ी देर के लिए 7 एज्यूम कर लो, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो 1/2.2 असलरेशन की वैल्यू 1/2.2। इसको तो बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो असलरेशन आ गया हमारा, डिटरमिन द असलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछा जा चुका है अलग अलग स्कूल्स में, इसलिए क्वेश्चन को करवाया हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक ब्लॉक था, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा था 10 न्यूटन का फोर्स, जो कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर था। यहां तक के तो सबको समझ में आ गया था 1045 कैसे आया। अब देखो इसमें ना, अगर ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ इसका असलरेशन है, तो मुझे इस असलरेशन की वैल्यू निकालना है। अगर असलरेशन की वैल्यू मुझे निकालना है तो देखो, इसमें ये फोर्स जा रहा होगा इस तरफ, ये कितना हो जाएगा 10 cos 45। इसका रिजॉल्व कर लिया मैंने। उसके बाद एक फोर्स, एक काम करते हैं, इसको एक पॉइंट में बनाते हैं। यहां पे इस डायरेक्शन में लग रहा था कितना 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लग रहा था, वो भी यहां से 45 डिग्री के ऊपर। यस। और असलरेशन की डायरेक्शन है ये वाली। अब देखो, इस बॉडी के ऊपर जब ये उधर मूव करेगा, असलरेशन उस तरफ है, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा, ये है वो फ्रिक्शन फोर्स। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला जो कि होगा 10 cos 45, और ये वाला होगा क्या 10 sin 45। लेकिन इस बॉडी का अपना कुछ मास भी है, उस मास के कारण नीचे क्या लग रहा होगा mg। बस इतने फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। अब देखो, मुझे निकालना है असलरेशन, और असलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स कंसीडर करूंगा। बताओ ये बड़ा होगा कि वो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो मैंने लिख दिया 10 cos 45 माइनस एफ इज इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे हम लोग, मास इंटू असलरेशन, 2.2 इंटू असलरेशन लिख दिया मैंने। अब दिक्कत वही है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.4 इंटू रिएक्शन फोर्स हमको निकालना है। तो देखो, रिएक्शन फोर्स अगर हमको निकालना है तो रिएक्शन कैसे लगता है, हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में mg उसके इस तरफ लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे देखो, ये हमारी बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है, तो इसके ऊपर रिएक्शन कैसा आ रहा होगा, हमेशा ऐसा। जिस भी सरफेस के ऊपर बॉडी रखी है उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन आता है। अगर बॉडी ऐसे रखी हुई है ना इस सरफेस पे, तो रिएक्शन भी ऐसा आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन ऐसी आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन फोर्स है। अब वाई डायरेक्शन में तीन फोर्स दिख रहे हैं, तो मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए r प्लस 10 sin 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए इक्वल टू के एक साइड लिया, ये दूसरी डायरेक्शन में इसलिए इक्वल टू की दूसरी साइड लिया। यहां से आपको r की वैल्यू मिल गई कितनी, 6 न्यूटन। वैल्यूज पुट करना, बस उठा के यहाँ पे पुट कर दो। 6 माइनस ये कितना था 10 इंटू 0.707 इज इक्वल टू 2.2a। तो यहां से असलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब खुद से बनाओगे ना तो 2 मिनट से ऊपर नहीं लगना इस क्वेश्चन को बनाने में। 0 पॉइंट नहीं यार,
1/2 होता तो 0.5 होता, 1.22 है ये। हाँ 0.45 आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो ये 1/2 होता तो 0.5 था, पर ये 2 से ज्यादा है ना। अच्छा ऊपर की वैल्यू आपकी 1.1 आई है। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने तो पूरा रफ लिया है ना एकदम, इसीलिए। चलो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोगों को एक छोटा सा ग्राफ देखना है, ये आपको पूछता रहता है बहुत बार। क्या आपको एक ग्राफ दिखाना है किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में। तो ये छोटा सा ग्राफ हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद एक और हमको क्वेश्चन देखना है। A block weighing 100 Newton is kept on horizontal table and is being pulled by a tension T, जहां पे टेंशन T 40 न्यूटन है। The block just start to move and then force of 20 Newton is needed to keep it in motion। उस ग्राफ को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, रोलिंग स्लाइडिंग ये सब फ्रिक्शन हमको देखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आखिरी में हम लोग जाएंगे एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर या एंगल ऑफ स्लाइड के ऊपर। ये सब ना 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग ऐसा कुछ चीजें देखेंगे, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्रिकेट की पिच है, उस क्रिकेट की पिच को ठीक कर रहे हैं ये दो लोग, इनका नाम है रामलाल और इनका नाम है श्यामलाल। बताओ कौन सही से काम कर रहा है और कौन गलत टाइप से काम कर रहा है। कितने लोग रामलाल के साथ हैं और कितने लोग श्यामलाल के साथ हैं। अब एक बात बताओ, जब आप लोग एयरपोर्ट या ट्रेन रेलवे स्टेशन जाते हो, ट्रॉली को कैसे आप लोग यूज करना पसंद करते हो, खींचना या धकेलना। ट्रॉली को आप खींचना पसंद करते हो। यहां पे देखो आप लोग फिजिक्स पहले से पढ़ चुके हैं, ये देखो ये हमारी ट्रॉली है, ये हमारी ट्रॉली है। इसको अगर हम लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया, अब इतनी बड़ी ट्रॉली बनाने से अच्छा मैं एक पॉइंट के ऊपर सारे फोर्सेस दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो इस चीज को आप लोग ऑब्जर्व करोगे, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, यहां से एक एंगल था थीटा, तो ये एक आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या आ गया एफ साइन थीटा। क्या मेरी ट्रॉली का कुछ मास है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा रिएक्शन फोर्स। इसको हरे कलर से क्यों बनाया मैंने, क्योंकि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नहीं सिर्फ रिएक्शन पे, ऐसा बोलना, सिर्फ रिएक्शन के ऊपर। यहां से रिएक्शन की वैल्यू कोई बच्चा बताएगा मुझे, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, ऐसे ही होगा भाई। ये दोनों एक साइड है इसलिए दोनों इक्वल टू के एक साइड, ये दूसरी साइड है इसलिए इक्वल टू की दूसरी साइड। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब चलो दूसरा वाला केस देखते हैं। अब हम लोग खींच नहीं रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं। हमारा एक ट्रॉली बैग है, हम उसको ऐसे ढकेल रहे हैं। अगर हम ढकेल रहे हैं, ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अभी भी देखो ये उधर जा रहा है, अभी भी ये उधरी की तरफ जाएगा। उसके बाद देखो यहां पे एक और कंपोनेंट आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा क्या एफ साइन थीटा। क्या इस बॉडी के पास कुछ मास है, तो नीचे क्या आएगा mg, और रिएक्शन फोर्स किधर आता है ऊपर, तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। अब देखो ये तीनों के लिए मैं क्या लिखूं, r इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो r ऊपर है, एफ साइन थीटा नीचे जा रहा है, mg भी नीचे जा रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा mg प्लस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्शन के ऊपर। बताओ किस केस में रिएक्शन ज्यादा मिल रहा है, इसमें। अरे ये तो माइनस हो रहा है, mg में से समथिंग इज माइनस और mg में से समथिंग इज प्लस। तो जहां रिएक्शन ज्यादा, देखो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इंटू R1, इसको मैंने R1 ले लिया, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इंटू R2।
आप लोग खुद देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए ट्रॉली बैग को आप देखना, कभी भी कोई धकेलते हुए नहीं लेके जाता है, ट्रॉली बैग को खींचना हम पसंद करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो रामलाल जो है वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। रामलाल ने 11th में फिजिक्स पढ़ा नहीं था ठीक से। क्यों ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए? अरे बहुत थोड़ा ही फोर्स लगाते हैं, इस रोलर का खुद का बहुत ज्यादा वेट है उसका फोर्स। आप सोच रहे हो ऐसे में ज्यादा फोर्स लगाऊंगी, वो भी नीचे लग रहा है मेरे हाथ का फोर्स, उससे जो है ज्यादा अच्छे से पिच में वो होगा। थोड़ा सा वो बड़ा रोलर ले आएगा, आपके हाथ के फोर्स पे कुछ नहीं है। उसका खुद का जो नीचे mg लग रहा है ना, उसके कंपैरिजन में आपका फोर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम है। देखो सेम सरफेस है, सेम रोलर है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन पे। और आप रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन में। तो हम लोग रोलर को या ट्रॉली बैग को कैसे पुल करेंगे? इस तरीके से, पुश कभी नहीं करना है, पुल करना है। दूसरी एक और चीज, यहां पे देखो, अगर मैं एक पेज ले लूं, अगर मैंने एक पेज ले लिया और मैं इसको अगर इस वॉल के ऊपर ऐसा रख रहा हूं और जैसे ही छोड़ता हूं तो ये नीचे आ जाता है, ऑफकोर्स ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर ऐसे अपनी फिंगर से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया हूं, तब तो ये नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उस फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये क्या हो जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है। अब उस पेज की जगह आप लोग एक मोटी सी बुक रखो, क्या उसको भी सेम एक फिंगर की फोर्स से मैं उसको वहां पे बैलेंस करके रख सकता हूँ? नहीं। लेकिन क्या उसको बैलेंस कर पाऊंगा मैं? हाथ से पूरा धक्का दूंगा तो बैलेंस हो जाएगी। मतलब एक पेज को बैलेंस करने के लिए जरा सा फोर्स, लेकिन पूरी बुक को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की हमको जरूरत पड़ रही है। तो इसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है यार। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आगे चल के बैंकिंग ऑफ रोड देखने वाले हैं। आप लोग देखोगे कि कुछ जगहों पे रोड को इस तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके बनाते हैं। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मौत का कुआं, उसमें कैसे फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है कि वो जो आर्टिस्ट है वो अपना एक्ट परफॉर्म कर पाता है। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। तो बहुत सारे हमको न्यूमेरिकल बनाना है इसके ऊपर, और आप लोग नेक्स्ट वीक रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए इस चैप्टर के ऊपर। जितना क्लास में है उसी को बहुत अच्छे से बना लो, आपका टेस्ट बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर भागी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। ओके बच्चे, और सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस।